नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की जो घटना हुई है, उनकी जो बगावत हुई है, उसने 4 नेताओं की राजनीति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। मतलब उनकी भविष्य की राजनीति पर, उनका जो भाव था राज्य की राजनीति में या राष्ट्रीय राजनीति में, उस पर सवालिया निशान लग गया है। अब उनका प्रभाव कितना रहेगा, आगे उनका कोई प्रभाव रहेगा कि नहीं रहेगा, उनका राजनीतिक दखल कितना रहेगा, उनका जनाधार जो अभी है क्या वो टिका रहेगा, ये बहुत सारे सवाल हैं इन नेताओं के बारे में। उनकी जो क्षमता थी, उनका जो ऑरा था, उनके बारे में जो धारणाएं थीं, क्या वो बनी रहेंगी, ख़त्म हो जाएंगी, ख़त्म होंगी, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगी, या उनका भाव घट जाएगा। ये बहुत सारे सवाल हैं जो एकनाथ शिंदे के एक कदम से उठने लगे। उन 4 नेताओं में पहले बात करता हूं शरद पवार की। महाराष्ट्र की राजनीति में उनके समर्थक, उनके जो विरोधी हैं कुछ, वो भी उनको चाणक्य मानते थे। चाणक्य जो है वो एक ऐतिहासिक चरित्र है। चाणक्य से किसी की भी तुलना, कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा नेता हो, नहीं की जानी चाहिए। लेकिन जब चाणक्य का इस्तेमाल मैं शरद पवार के संदर्भ में कर रहा हूँ, तो वो एक व्यंग्यात्मक जो है प्रतीक के रूप में कर रहा हूँ कि चाणक्य जो अपने को कहते थे, समझते थे, उनकी नाक के नीचे से एकनाथ शिंदे, उनसे कम 20-25 साल उम्र में छोटे, राजनीति में बहुत छोटा कद, अगर राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से देखें, वो उनकी नाक के नीचे से सरकार लेकर चले गए। जिस सरकार के वो जनक थे, जिस सरकार के वो कर्ता धर्ता थे, जिस सरकार को वो पर्दे के पीछे से चला रहे थे, उस सरकार को लेकर चले गए और भनक तक नहीं लगी। पता तब चला जब उन लोगों ने बताया कि हम सूरत आ गए हैं, फिर गुवाहाटी पहुंच गए हैं। तो शरद पवार का महाराष्ट्र की राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति से तो उनका पतन काफ़ी पहले हो चुका है। महाराष्ट्र की राजनीति में 2019 में जब विधानसभा चुनाव के दौरान ईडी का नोटिस मिला और उसके बाद उन्होंने जो जुझारूपन दिखाया, उसने बीजेपी को 2019 में नुकसान पहुंचाया। लेकिन उसके बाद जिस तरह से सरकार बनी, ये बेमेल गठबंधन बना, उसने शरद पवार को उस समय तात्कालिक रूप से बहुत बड़े कद का नेता बना दिया कि वो कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को संभव बना सकते हैं, शिवसेना को कांग्रेस के साथ और एनसीपी के साथ ला सकते हैं। ये सब बातें कही जाने लगीं और पूरे देश के मीडिया में शरद पवार की चर्चा थी कि क्या मास्टर स्ट्रोक चला, क्या गजब किया उन्होंने, बीजेपी को कैसे रोक दिया। सेकुलर पॉलिटिक्स इस तरह से होनी चाहिए कि बीजेपी को सत्ता में आने से कैसे रोका जा सकता है, ये सबको शरद पवार से सीखना चाहिए। ये सब बातें होती रहीं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने बताया कि दरअसल शरद पवार के बारे में जो धारणा है वो गैस वाले गुब्बारे जैसी है। एकनाथ शिंदे ने एक छोटी सी सुई चुभाई और उस गुब्बारे की सारी हवा निकल गई। तो शरद पवार को लेकर अब जो भी धारणाएं बनी थी, वो उनके अपने बयानों से पता चलता है कि जो सरकार बनाई उन्होंने वो लगभग चली ही गई है। उसके बारे में वो कह रहे हैं ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे नहीं मालूम। फिर अपने गृह मंत्री को कहते हैं कि कैसे गृह मंत्री हो, तुम्हारा इंटेलिजेंस क्या करता है, इतने विधायक मुंबई से चले गए और तुमको कुछ पता नहीं चला। तो ये सब सवाल उठाना, ये खीज है, ये खिसियाहट है, ये हार की निराशा है, हताशा है। तो शरद पवार का भारतीय राजनीति तो छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र की राजनीति में भी न तो वो हैसियत रह गई, न कद रह गया और न उनकी वो ताकत रह गई। शरद पवार आज एक लाचार नेता के रूप में नज़र आते हैं, जिसकी सरकार गिरा दी गई, जिस सरकार को उन्होंने बनाया था, और वो कुछ नहीं कर सकते। मैं फिर कह रहा हूँ, शरद पवार कुछ नहीं कर सकते। दूसरे नेता की बात करते हैं। दूसरे नेता का नाम है उद्धव ठाकरे, जो अभी फ़िलहाल तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने पिता की विरासत को छोड़कर उन लोगों के साथ जाने का फैसला किया जिनके खिलाफ उनके पिता की पूरी राजनीति खड़ी थी। उनको ये समझ में नहीं आया कि ये जो वैचारिक विचलन है, ये जो उन्होंने विचारधारा के स्तर पर समझौता किया है, उसका नतीजा भविष्य में क्या होगा, इसके बारे में उद्धव ठाकरे ने कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं समझी। उनको उस समय सिर्फ एक चीज़ दिखाई दे रही थी कि कैसे मैं मुख्यमंत्री बनूं।
आज वो कह रहे हैं कि पवार की सलाह पर उन्होंने मुख्यमंत्री बनना स्वीकार किया। क्या वो छोटे से बच्चे थे? उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी राजनीति क्या है, उनके पिता की राजनीतिक विरासत क्या है, शिवसेना की विचारधारा क्या है? क्या शिवसेना की विचारधारा कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने की है? ये सब सोचे समझे बिना उनको सिर्फ एक चीज़ दिख रही थी कि कैसे मुख्यमंत्री बनूं। सरकार उनकी बन सकती थी, बननी ही थी, बीजेपी के साथ बननी थी। देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना था। पूरे चुनाव के दौरान देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में गठबंधन ने प्रोजेक्ट किया। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे को ये बात समझ में नहीं आई कि जब आप मैंडेट को नकारते हैं, जब आप जनादेश के खिलाफ जाते हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। हालत ये हो गई कि वो अपने ही लोगों से कट गए, अपने विधायकों से कट गए। क्यों कट गए? क्योंकि उनको पता था कि वो जो सवाल पूछेंगे उसके जवाब उनके पास नहीं है। उनको मालूम था कि वो जो एनसीपी के बढ़ते प्रभाव की बात करेंगे सरकार में, तो उसका उनके पास कोई जवाब नहीं है। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि शिवसेना ने कांग्रेस से समझौता क्यों किया। उनके पास इस बात का भी जवाब नहीं है कि पाल घर में साधुओं की हत्या पर वो चुप क्यों रहे। ऐसे तमाम सवाल हैं, 50 सवाल हैं जिनका उद्धव ठाकरे के पास कोई जवाब नहीं था। इसलिए उन्होंने विधायकों से मिलना बंद कर दिया, नेताओं से शिवसेना के मिलना बंद कर दिया, आम शिव सैनिकों से मिलना बंद कर दिया। ये जो संवादहीनता थी वो परिलक्षित हो रही है आज जो कुछ हो रहा है कि उनके 40 विधायक छोड़कर चले गए और उनमें से किसी एक ने भी उनसे बात करने की भी ज़रूरत नहीं समझी। आज वो अपील कर रहे हैं केवल सिंपैथी गेन करने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कि देखो मेरे साथ धोखा हुआ है, मैं तो मुख्यमंत्री का पद नहीं चाहता, मैं तो सत्ता नहीं चाहता। सत्ता नहीं चाहने वाला कैसा होता है ये उद्धव ठाकरे सीखें एकनाथ शिंदे से, जिसको सीधा ऑफर दिया उद्धव ठाकरे ने कि आइए मुख्यमंत्री बन जाइए, हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं हिंदुत्व से समझौता करके मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री का ऐसा पद जो है स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। ये होता है विचारधारा पर टिके रहने का मामला। तीसरे नेता की बात करें, तीसरे नेता हैं राज ठाकरे। बाला साहब ठाकरे के भतीजे हैं। जब बाला साहब ठाकरे ने फैसला किया कि वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे उद्धव ठाकरे को सौंपेंगे, तब उसके बाद उन्होंने बगावत कर दी, पार्टी से निकल गए। उसके बाद उन्होंने जो राजनीति चली उसमें वो सफल नहीं रहे। उत्तर भारतीयों के विरोध में चले, कभी मराठी मानुष की बात करने लगे, कभी हिंदुत्व के विरोध में चले गए, कभी मोदी के विरोध में जो है अनाप शनाप बोलने लगे, कभी गुजराती मराठी का झगड़ा खड़ा करने की कोशिश हुई। आखिर में वो आए हिंदुत्व पर अभी कुछ महीने पहले, और जब हिंदुत्व पर आए तो उनको दिखाई दिया कि कितना बड़ा जन समर्थन मिल सकता है इस मुद्दे पर, इस रास्ते पर चलने पर, इस विचारधारा पर चलने पर। लेकिन तब तक बीजेपी संभल चुकी थी। बीजेपी ने तय किया कि जो जगह शिवसेना खाली कर रही है, यानी हिंदुत्व की विचारधारा की जो जगह शिवसेना खाली कर रही है, उसको बीजेपी भरेगी। बीजेपी का ही एजेंडा है, बीजेपी की ही विचारधारा है, जिसकी सहायक थी शिवसेना। फिर वो राज ठाकरे को वो जगह क्यों लेने देगी? जैसे ही राज ठाकरे से बीजेपी ने अपना हाथ खींचा, राज ठाकरे शून्य हो गए। तो राज ठाकरे की जो उम्मीद की जा रही थी कि बीएमसी के और स्थानीय निकाय के चुनाव में जो होने वाले हैं अभी 1-1.5 महीने 2 महीने में, उसमें राज ठाकरे की राजनीतिक वापसी होगी। लेकिन वो सब उम्मीदें, वो सब जो है जो भी उनकी आकांक्षाएं रही होंगी राजनीति में धमाकेदार वापसी की, वो सब खत्म हो चुकी हैं। अब महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे के लिए कोई जगह नहीं बची है। वो किसी मुद्दे पर जाएं, कोई विचारधारा की बात करें, कोई मुद्दा उठाएं। आप देखिए कि जिस तरह से उन्होंने लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था, कितना जनसमर्थन मिला था। लेकिन जैसे ही बीजेपी ने हाथ खींचा, उनको समझ में आ गया कि अब कोई समर्थन मिलने वाला नहीं है, तो वो चुपचाप घर बैठ गए। तो राज ठाकरे का मेरे हिसाब से कम फ़िलहाल, हालांकि राजनीति में किसी की जो है ऑबिच्युरी नहीं लिखनी चाहिए, राजनीतिक ऑबिच्युरी, लेकिन राज ठाकरे की राजनीति लगभग समाप्ति की ओर है। चौथे नेता की बात करें, चौथे नेता हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। महाराष्ट्र के भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में हैं, मोदी सरकार के सबसे काबिल मंत्रियों में हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के
क्षेत्र में, उन्होंने हाईवेज़ के निर्माण में, एक्सप्रेसवेज़ के निर्माण में जितना बड़ा काम किया है आज तक भारत सरकार के किसी मंत्री ने इस विभाग में रहते हुए नहीं किया है। उनकी जो प्रशासनिक क्षमता, उस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, इस मामले में वो अद्वितीय हैं। लेकिन प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक क्षमता ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। राजनीतिक क्षमता उनके बस की बात नहीं है। केवल प्रशासनिक क्षमता और उसकी प्रशंसा के आधार पर अगर आपकी महत्वाकांक्षा होगी प्रधानमंत्री बनने की, मुख्यमंत्री बनने की, और ज़मीन पर वो पकड़ नहीं होगी। दूसरी उनकी गलतफहमी ये थी कि संघ का समर्थन है इसलिए वो कुछ भी बन सकते हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये भी जब उनको दूसरा कार्यकाल नहीं मिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो स्पष्ट हो गया था कि संघ एक सीमा के बाद समर्थन नहीं करता, एक सीमा के बाद ऐसे मामलों में दखल नहीं देता जिनका फैसला भारतीय जनता पार्टी को, उसके नेतृत्व को राजनीतिक आधार पर करना है। तो नितिन गडकरी की महत्वाकांक्षा ने उनका कद घटा दिया। उनके पास एक ही ताकत बची थी सौदेबाजी की, शिवसेना के और बीजेपी के बीच में, जो एक समय प्रमोद महाजन करते थे। ये उनकी सौदेबाजी की ताकत भी इस प्रसंग के बाद ख़त्म हो गई है। 2019 में उन्होंने पूरी कोशिश की कि भाजपा शिवसेना की सरकार न बनने पाए। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, इसमें वो शरद पवार से कम इंटरेस्टेड नहीं थे। उसका नतीजा ये हुआ कि राज्य में बीजेपी और शिवसेना की सरकार नहीं बनी। हालांकि ये सब बातें ऐसी हैं जो कोई सार्वजनिक रूप से, औपचारिक रूप से बोलेगा नहीं, लेकिन जो लोग राजनीति में हैं, जो राज्य की राजनीति को समझते हैं, जो राजनीति की बारीकियों को जानते हैं, वो सब जानते हैं कि नितिन गडकरी की 2019 में भूमिका क्या थी। उनको नाराज़गी है कि 2014 में वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था तो उनको लग रहा था कि अब उन्हें प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आरएसएस का पूरा समर्थन है, तो ऐसे में उनको रोकेगा कौन। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। उसकी लंबी कहानी है, एक वीडियो में बता चुका हूँ वो कैसे कैसे हुआ। 2014 में जब दिसंबर में विधानसभा के चुनाव हुए तब वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन उनको मुख्यमंत्री बनने का न्योता नहीं मिला। इस बार गोवा के विधानसभा चुनाव में भी, पिछले चुनाव में उनको प्रभारी बनाया गया था, इस बार नहीं बनाया गया। देवेंद्र फडणवीस बने। देवेंद्र फडणवीस आज की तारीख में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं। उन्होंने नितिन गडकरी का कद छोटा कर दिया है, और वो किसी तिकड़म से नहीं, किसी विरोध से नहीं, किसी षड्यंत्र से नहीं, अपने काम से, अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से, अपनी प्रशासनिक क्षमता से और अपने पॉलिटिकल एक्यूमेन से, इससे उन्होंने नितिन गडकरी का जो कद है उसको छोटा कर दिया है। तो ये चार नेता ऐसे हैं जिनको एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर जो है उनकी राजनीति के सूरज को अस्ताचल की ओर भेज दिया है। इनकी राजनीति का सूरज ढलने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।